देखो क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, दिखाई दे रहा है इसमें। अब देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लिखेंगे, अगर इसका मीनिंग है, मीनिंग पूछा जाए तो कहेंगे हम सभी धनात्मक और ऋणात्मक का जो योग होता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या समझ में, सभी धनात्मक और ऋणात्मक का जो योग होता है वो कहलाता है तुम्हारा वास्तविक संख्याएं। अब धनात्मक क्या होती हैं, ऋणात्मक क्या होती हैं, अब तुम क्लास 9 में पढ़े होगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की चीजें पढ़े हो ना। तो देखो संख्या रेखा पर क्या होता था, यहाँ पर एक लाइन खींचते थे तुम, यहाँ पर 0 होता था, इधर प्लस होता था, इधर माइनस होता था, यही ना होता था जी। इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पर 1 लिखा होता था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसा ही ना होता था। तो देखो जो 0 के दाहिने हो रहा है, तो क्या है, दाया है ना, तो जो 0 के दाहिने हो रहा है इसे कहते हैं धनात्मक संख्या है, आगे समझ में। और जो 0 के बाएं हो रहा है इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या है। जो 0 के दाएं उसे क्या कहेंगे, धनात्मक, और जो 0 के बाएं उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक। है समझ में। तो पूछेगा धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से दाएं वाले को धनात्मक और 0 से बाएं वाले को ऋणात्मक, इन दोनों के योग को कहेंगे वास्तविक संख्या। अर्थात धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या के योग को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ऐसा समझ में, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है, देखो इस चैप्टर में तुम्हें मुख्य रूप से 3 हेडिंग पढ़ना है। पहला, अगर तुम्हें एलसीएम एचसीएफ अच्छे से निकालना आता होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये इसमें। और इसके पास एक और हेडिंग है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। यही बस 3 मेन हेडिंग है। इतना समझ जाओगे चैप्टर पूरा खत्म। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गया ना। इस आगे बढ़ने से पहले जो क्लास 9 में पढ़े थे उसका रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। तो ये तो समझ आ गया ना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब देखो उससे पहले हम जो मुख्य परिभाषा होती है वो समझ लेते हैं। एक होता है तुम्हारा परिमेय संख्याएं, एक क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, पहला क्या होता है परिमेय संख्याएं, और क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इधर समझ में आया। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिन्हें p/q या अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाए। जिन्हें p/q या अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे कहेंगे हम परिमेय संख्याएं। मतलब क्या हुआ, मतलब जिन्हें जब भिन्न पड़े हो गए तो अंश बट्टे हर होता है ना, तो जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। और जिन्हें अंश बट्टे हर यानी कि p/q या अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसा समझ में। जिसे p/q के रूप में लिखे वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखे वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। इतना कन्फर्म हुआ। अब अगर मान लो पूरा, अगर यहाँ पर ये भी लिखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, जो हर है q क्या है, हर, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नीचे वाला 0 रहेगा, 0 में से किस संख्या का भागिया 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गया ना। तो हो जाएगा परिमेय, हो जाएगा अपरिमेय। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो परिमेय अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद से आता है तुम्हारा सम और विषम। क्या आता है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब तो याद ही होगा सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे। तो बताओ सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरी तरह कट जाए। जो 2 से पूरी तरह विभाजित है उसे कहेंगे हम सम संख्या। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए
दो से क्या हो जाए पूरी तरह विभाजित हो, उसे कहते हैं हम सम संख्याएं। इधर समझ में आया ध्यान से। और विषम संख्या किसे कहेंगे, जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो। समझ आ गया, जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो उसे कह देंगे हम विषम संख्या। समझ आ रहा है, जो दो से पूरी तरह मतलब पूरा पूरा कट जाएगा उसे कहेंगे सम संख्या, और जो पूरा पूरा नहीं कर क्या हो जाएगा विषम संख्या है। जैसे मान लो हम 4 लिखते हैं, ठीक, अगर 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा सम संख्या है, अगर नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। तो क्या 4 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। इसे मान लो हम 3 लेते हैं, 3 2 से कटेगा, भाग लेके देख लो, 2 से 2 एकम 2, 1 दशमलव शून्य बड़ा 2 25 10। हम क्या कहें पूरी तरह विभाजित हो जाए, दशमलव शून्य न लगाना पड़े, ठीक ही नहीं, दशमलव काट दिए तो विभाजित हो जाएगा, तो वो असम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाहते हैं हम, कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित है बिना दशमलव से लिए। सम विषम समझ में आ गया। अब इसके बाद समझना है तुम्हारे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखो भाज्य संख्याएं और इसके बाद से बचा है तुम्हारा अभाज्य संख्याएं। देखो सिंपल भाषा में भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, तो देखो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है। क्या समझ में, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो जिनका एक से अधिक गुणनखंड होता है, और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका केवल एक गुणनखंड होता है। सिंपल भाषा में मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं 18, ठीक, 18 का अगर गुणनखंड करोगे इस तरह, 18 का अगर तुम गुणनखंड करते हो 2 9 18 3 3 9 3 1 9 3, तो जब तुम 18 का गुणनखंड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या इसका एक से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है ना, यहाँ पर एक लिख सकते हो ना, गुणे 1। अब यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या है, समझा गया ना। अब अभाज्य संख्या जैसे हम ले लेते हैं 11, तो क्या अगर 11 में काटोगे 11 से एक ही बार में कटेगा, एक से अधिक बार कटेगा। तो जिनका गुणनखंड एक से अधिक हो उसे कहेंगे हम भाज्य संख्याएं, और जिनका गुणनखंड केवल एक हो उसे कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। समझा गया ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो अब ये था बेसिक का, मीटर वाला कहाँ है। और देखो अब हम समझ गए, तो सब 9th का था, जो रिवाइज कर रहे हैं उनको कि नॉलेज हो जाए। समझ आ रहा है ना। अब देखो अब 10th का पढ़ रहे हैं। देखो LCM एंड HCF, LCM एंड HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ऐसा समझ में। देखो LCM किसे कहेंगे, HCF किसे कहेंगे, ध्यान से समझो। LCM का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझा गया ना। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब 10th में आ गए हो तुम्हें लॉसो मॉस एकदम बढ़िया से आना चाहिए, आता भी होगा। समझा गया। लॉसो गुणनखंड विधि से, ठीक, लॉसो भी 2 प्रकार से निकलता है और मॉसो भी 2 प्रकार से निकलता है ना। लॉसो एक बार सबको एक साथ लेके, अब मॉसो एक भाग विधि से एक अलग अलग। आज समझ में। तो एक एक का हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, लॉसो मॉसो कैसे निकाला जाता है, उसके बाद इसके फार्मूला क्या होता है ये बताएंगे। समझ आ गया। देखो जैसे हम कहते हैं लॉसो निकालने की 2 विधि होती है, अब मॉसो निकालने की भी 2 विधि होती है। आज समझ में कौन कौन विधि होती है। अब ध्यान से देखो,
जैसे हम कह रहे हैं कि इसको मिटा दे रहे हैं, जैसे मान लो कह रहे हैं कि 18, 12 और 24 का लॉसअप क्या होगा। समझ आएगा आ रहा है उसमें 18, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले सभी से इस तरफ करेंगे। ठीक, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। आया समझ में। सबसे पहले हम किसे काटेंगे 2 से। सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, उसके बाद से नहीं करेगा तो किसे काटेंगे 3 से। 3 से, 30 नहीं करेगा तो 4 से। तो गधा 4 से करेगा 2 से कर नहीं जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 बार 7, सभी अभाज्य संख्याओं से काटते हैं हम। ठीक, काटो इसे। 2 से पहले काटेंगे 9, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 12 दूना 24, 9 से नहीं करेगा छोड़ दो, इन्हें की जबरदस्त दशमलव में काट दे। 2 तिहाई 6, 6, 2 छक्के 12, 12, फिर 2 से काटो 9, 3, 2 तिहाई 6। अब किससे काट, अब देखो कुछ नहीं कट रहा है ना, 3 से। तो ये नहीं कि 9 से काट दें और 2 के बाद 2 से नहीं करेंगे किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। तो 3 तिरिक की 9, 3 का नाम 3 का नाम 3, फिर से 3 बच रहा है तो 1 1 1। ठीक, लास्ट में जब 1 1 आ जाए सब कट जाए तो समझ लो उसका अब कटेगा नहीं। है समझ में। अब इसका एलसीएम तुम्हें अगर निकालना है तो इस तरफ लिख लो, यहाँ पर एलसीएम, आई सबका क्या कर लो गुणा कर लो आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिरिकी 24, 24 तिहाई 72। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये क्या है एलसीएम है। मतलब एलसीएम का मतलब समझो क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 72 28 से विभाजित 28 होगी 72, 72 12 से 12 6 72 विभाजित हो जाएगी, 24 72 से कट जाएगा, 24 तिहाई 72। मतलब क्या कह रहा है कि कोई ऐसा संख्या बताओ बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, कट जाए, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। समझा गया ना। अब देखो इसका एलसीएम समझ गया ना, और एलसीएम भी समझ लो क्या जी। और समझेंगे हम एचसीएफ। ठीक, मान लो इसी का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, 18 12 और 24 का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो सेम सभी प्रोसेस वही करेंगे, बस इसको अलगिया देंगे, अलग अलग कोई देंगे। ठीक, देखो अलग अलग कैसे करोगे। 2 से 2 9 18, अब किससे काटेंगे 3 से, 3 तिरिक की 9, 3 का 9 3, 3 आए समझ में। 12 कैसा कोई ले जा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 का 9 1, 3। नहीं मनो 1 बच गया। हाँ भाई ठीक है। अब 24 ले लो तो 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 का 9। 3, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ना। अब देखो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 18 18 किससे किसे कट रहा है 2 से 3 से, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 किसे कट रहा है 2 से 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 किसे कट रहा है 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ आ रहा है। अभी तक आसान काम एलसीएम वाला ही किए हैं, अब मेन काम क्या होगा, अब एचसीएफ वाला मेन काम होगा। इसका पेयर बनाओ। देखो क्या करेंगे, जो तीनों में क्या होगा कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है 2 2 कॉमन है और 3, और 3 कॉमन है। मतलब कि तीनों में आना चाहिए। अगर मान लो 2 में आ रहा है 1 में नहीं आ रहा तो वो नहीं होगा। समझा क्या, समझ आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे और 3 आ रहा है, इन्हें कि 2 और 3 जोड़ दें, नहीं गुणा करेंगे, सब में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 गुणे 3 2 तिहाई 6। समझा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इससे समझे क्या एचसीएफ मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या बताओ, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो तीनों से क्या हो कट जाए। कटा जाए।
तो 6 तिरिके 18 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 को 24। 24 समझ आ रहा है ना। अब देखो अब हम समझते हैं फार्मूला। फार्मूला होता है तुम्हारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एकदम दिमाग में एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। समझा गया ना। अब देखो अब हम उसी क्वेश्चन को लगा देते हैं, उसी क्वेश्चन को। जैसे मान लो हम दो संख्याएं ले लेते हैं, ठीक, दो संख्या ले लेते हैं 18 और मान लो हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो एलसीएम मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं का फार्मूला का मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई दो संख्याएं रहेंगी और उनका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल कर और उनका आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे समझ में। अब सिद्ध कर लेते हैं कैसे। तो 18 12 का हम क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे सबसे पहले। दो नवा 18 दो छक्के 12 दो से 9 अद्वितीय 6 तीन से काटेंगे 3 तिरिकी 9 3 का 9 3 से 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसा समझ में। अब दो दूनी 4 तिहाई 12 अब 12 तिहाई 36 यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो गया। अरे सिंपल बात है। अब देखो अब क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। समझ आ गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, अलग अलग कर लो। 18 12 था ना, 18 का ले कर लो तो 2 9 3 तिरिकी 3 का 9 3 ऐसे 12 कर लो तो क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 3 का 9। समझ आ रहा है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक, दोनों में क्या है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2 है 2 है 3 है 3 है, यही ना है जी। मान लो इसमें 3 है लेकिन इसमें क्या है 2 है, नहीं क्या मैंने छोड़ देंगे, जो कॉमन है वही लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन तो वहां लिखेंगे 2 और गुणे 3 कॉमन है 3 तो 2 तिहाई 6 तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसा समझ में। हम फार्मूला क्या बताए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही नहीं बताया जी। अब देखो एलसीएम कितना आया है 36, एचसीएफ कितना आया है 6। अब संख्याओं कौन थी 18 और गुणे 12 18 और क्या था 12 था, यही था जी, और कोई था नहीं 18 था और 12 था, 18 गुणे 12 यही ना था। देखो 6 6 के 36 को 6 हासिल 6 4 के 36 को 6 हासिल 6 दूनी 12 3 15 156 आ गया, कोई दिक्कत। अब 12 18 गुणा कर लो 12 में, तो यहाँ पर हम जब करेंगे 18 गुणा 12 में 2 8 16 6 12 सीसी 12 8 96 को 6 हासिल 9। अब 12 का नंबर 12 12 9 12 9 21 12 9 21 क्या आ जाएगा 216 तो 16 आ रहा है लेकिन बराबर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर गुणा में करना होगा। देखो 6 4 के 36 को 6 हासिल 3 और 36 की 18 3 21 तब तो सही है। दिमाग कहाँ तुम्हारा था। 6 4 के 36 36 के 18 2 18 3 21 दोनों पास बराबर हो गया। इसी सब लगेगा। अरे समझे क्या कि कोई भी दो संख्याएं रहेंगी, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा बराबर होगा। समझा गया ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देख लो, ये तो हड़बड़ी नहीं, ठीक। देखो कह देगा, ये देखो बाबू ने कहना कह देगा कि यदि
इस तरह का है यदि 180 और 60 का HCF कोई संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, तो कहेगा दोनों पक्षों क्या करिए, बराबर करिए। तो वैसे अंदाजा क्वेश्चन लेने से बढ़िया है कि बुक से क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक, समझा गया ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखना, उदाहरण का क्वेश्चन है, पहले समझ लिया जाए। ठीक, क्या कह रहा है, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नहीं दिया 65 और 117 का एचसीएफ, 65 या माइनस 117 है, 117 के रूप में देखा जाता है, तो यह हम काम है मान ज्ञात कर रहे हैं। साफ नहीं लग रहा उसमें। समझ आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 और 117 का एचसीएफ को 65 या माइनस 117 दर्शाया जाता है, तो यम का मान। ठीक, दो पहली संख्या क्या है 65, 65 दूसरी क्या है 117। पहले हम इसका अलग अलग निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, देखो जब 65 का निकालोगे एचसीएफ 900, और 65 क्या होगा 5 गुणे 13 यही ना होगा। दूसरी क्या है 117, यही ना है। अब 117 का तुम निकालो एचसीएफ, तो किसे कटेगा, 7 से 8 9 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 2 3 9 27 तेरे 43 और तेरे को ना 13, यानी कि 117 क्या आ जाएगा 3 गुणे 13। समझ आ गया। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 होगा ना। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 65 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया था, मतलब इसके जो एचसीएफ के बराबर है वो इसको दर्शाया जा रहा है। समझा गया, क्वेश्चन में कह चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 65 या माइनस 117 बराबर क्या है 13, यही ना हुआ जी इसका मतलब। अब 117 उधर भेज दो, तो 65 यम माइनस 117 बराबर उधर भेजना है ना, तो 13 प्लस 117, तो 65 यम बराबर क्या हो जाएगा 7 3 10, 1 1 2 1 3 1 130 से ना होगा। कोई दिक्कत, यम गुणा हो जाएगा भाग में हो जाएगा 130 बट्टे 65, तो क्या हो जाएगा 65 दूनी 2 पर 2 से 12 कर देखो, 2 बार में क्या हो जाएगा 2 बार पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि यम का मान कितना आ गया 2। समझा गया ना। अब इसी का तुम उस फार्मूले से निकाल सकते हो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लेकिन निकालने से कोई फायदा है, बस क्या पूछा है यम का मान पूछा है, तो यम का मान निकाल दो फटाक दे। समझ आ गया, इधर समझ में आया।